नाउ इज द फिफ्थ चैप्टर 12th क्लास एनसीईआरटी बुक पहाड़ी चित्रकला शैली। और बेसिकली जिन्हें ये नहीं पता है कि बुक किस बेस पर है, ये 12th क्लास की फ़ाइन आर्ट एनसीईआरटी बुक है जो बीएफए के एग्ज़ाम के लिए होती है। बीएफए के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सीयूसीटी का होता है, उसमें इसी बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और बीएफए करना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल या आगे देंगे, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आज हम बात करेंगे पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में। तो इसको देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में विकसित चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र, यानी जम्मू कश्मीर साइड का जो एरिया है, उधर ही पहाड़ है, तो उधर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो आर्ट विकसित हुई उसको ही पहाड़ी चित्रकला शैली के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिसलपुर, जम्मू और पश्चिमी हिमाचल के अन्य पहाड़ी चित्रकला केंद्र के रूप में उभरे। मतलब ये क्षेत्र हैं जो पहाड़ी चित्रकला के रूप में उभर के सामने आए। ये सभी चित्र पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आते हैं। बसोहली से आरंभ हुई अपरिकृष्ट अलंकृत शैली गुलेर और आरंभिक कांगड़ा दौर से होते हुए भारतीय कला में अत्यंत उत्कृष्ट और परिकृष्ट कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर आई। मतलब ये बता रहा है कि जो पहाड़ी चित्रकला शैली है उसका विकास बसोहली से स्टार्ट हुआ, और जब वो बसोहली से उसका विकास आर्ट का स्टार्ट हुआ तब वो अपरिकृष्ट थी, और धीमे धीमे जब वो आगे बढ़ती है आरंभिक कांगड़ा दौर से होते हुए भारतीय कला में जब वो आती है तो वो अत्यंत उत्कृष्ट और परिकृष्ट कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर आती है। मतलब शुरुआत इस आर्ट की होती है बसोहली से और ये उभर कर आती है कांगड़ा शैली में। बेसिकली ये बुक बता रही है। आगे बढ़ते हैं। मुगल, दक्कनी और राजस्थानी क्षेत्र की स्पष्ट शैलीगत विशिष्ट पहचान से भिन्न पहाड़ी चित्रकला अपनी क्षेत्र विभाजन की चुनौतियों को प्रदर्शित करती है। मतलब मुगल, दक्कनी और राजस्थानी चित्रकला की स्पष्ट शैलीगत विशेषता पहचान से ये आर्ट जो है वो भिन्न है, अपनी क्षेत्र की विभाजन की चुनौतियों को प्रदर्शित करती है। मतलब जिस हिसाब से बॉर्डर लाइन विभाजित होती है उस हिसाब से ये अपने आप को इन सब आर्ट से अलग दिखाती है। हालांकि ऊपर लिखित सभी केंद्रों में सटीक विशेषताओं के साथ प्राकृतिक स्थापत्य, विशेष अलंकारिक चेहरे, पहनावे, किसी रंग विशेष की प्राथमिकता और ऐसे अनेक विशेषताएं प्रदर्शित की गई हैं। मतलब यही समझ लीजिए कि ये जो आर्ट है वो मुगल शैली, राजस्थान शैली से थोड़ी भिन्न है। तो इसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी हुई होती हैं। तो अगर नॉर्मली आपको बुक पढ़नी है तो आप एक बार रीडिंग के तौर पे पढ़ सकते हैं, पर मेरे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो शॉर्ट में समझ में आ जाए आपको तो बेहतर है। तो कुछ जो इसमें हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। इस शैली की विशेषता क्या थी? मतलब ये जो पहाड़ी चित्रकला शैली है इसकी क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता थी चमकीले, चटक, स्पष्ट। बसोहली शैली साधारणतः शुरुआती प्रचलित चित्रात्मक भाषा के रूप में पहचानी जाती है। चमकीला रंग प्रयोग होता था इनमें। और पहाड़ी शैली के सिद्धांत अध्येताओं में से एक BN गोस्वामी ने सरल गतिपूर्ण बसोहली शैली को गीतात्मक काव्य और परिष्कृत कांगड़ा शैली का रूप देने के लिए प्रतिभाशाली कलाकार परिवार को श्रेय दिया है। और ये परिवार कौन था? तो ये पंडित साहू शिव का परिवार ही मुख्यतः पहाड़ी चित्रकला शैली की श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी था। बेसिकली ये मेन टॉपिक्स हैं बुक में, आपको इन्हीं को समझना होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी विस्तारपूर्वक होती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आपके पास बुक हो तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मेरे नोट्स बने हुए हैं तो हम उससे ही जान लेंगे आसानी से कि बेसिकली ये है क्या। इसमें हमें टाइम भी कम लगेगा और आसानी से समझ भी लेंगे। तो पहाड़ी चित्रकला शैली 17वीं शताब्दी से 19वीं सदी में विकसित हुई, यानी 1601 से 900 ईस्वी तक। बसोहली, गुलेर, कांगड़ा जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र थे और वहाँ कांगड़ा में परिकृष्ट रूप हो गई। मतलब ये जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा कि ये बसोहली से स्टार्ट हुई, फिर आगे चलकर ये गुलेर, कांगड़ा, और जब कांगड़ा में आई तो ये परिकृष्ट, मतलब परिकृष्ट आपको पहले भी बताया कि अच्छे रूप में, जैसे अच्छे आर्ट फॉर्म में आकर उभर कर आई। और इसके अध्ययनकर्ता जो हैं BN गोस्वामी हैं, जिनके अनुसार पंडित शिव के परिवार को इसको विकसित करने का श्रेय जाता है। यानी ये आर्ट को डेवलप करने का श्रेय शिव के परिवार का पहाड़ी चित्रकला शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और फिर इसमें हम एरियाज़ के बारे में पढ़ लेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होकर ये कहाँ से डेवलप हुई और अच्छे फॉर्म में उभर कर आई, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बसोहली चित्रकला शैली ये जम्मू कश्मीर एरिया साइड में फैली थी 1678 से 1695 तक। तो ये पहाड़ी क्षेत्र का पहला प्रभावशाली कला, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र की पहली प्रभावशाली कला थी। राजा कृपाल के समय में 1608 में यहाँ के फेमस आर्टिस्ट तरखान, जिनका नाम देवीदास भी है, तरखान यहाँ के फेमस आर्टिस्ट थे। प्राथमिक रंग, यहाँ की विशेषता क्या थी बसोहली की? तो थी प्राथमिक रंग उष्ण पीली रंगत लिए हुए पृष्ठभूमि, उभरे श्वेत रंग का अनुकरण, प्रकृति का शैलीकृत दृश्यांकन, उच्च क्षैतिज रेखाएं, जेवरात के चित्रण के लिए कीट के पंखों का प्रयोग। मतलब जो जेवर बनाते थे ये आर्ट में, उन जेवरों को बनाने के लिए कीट पतंगों के पंख जो होते हैं उनका यूज़ करते थे उनमें। तो ये देवदास तरखान की शंगरी है, एक चित्रकला श्रृंखला जिसमें रामायण के चित्र अंकित हैं।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसमें रामायण के चित्र अंकित हैं, जैसा कि ये है। संस्कृत महाकाव्य रामायण बसोहली के साथ साथ कुल्लू के कलाकारों का पसंदीदा विषय था। ये एक श्रृंखला शंगरी के नाम से जाना जाता था। तो शंगरी क्या था? ये महाकाव्य रामायण की श्रृंखला, आर्ट की जो श्रृंखला है रामायण की, उसको ही शंगरी नाम से जानते हैं। शंगरी रामायण के अद्योकांड पर आधारित है। मतलब रामायण की जितनी भी चीज़ें घटनाएं घटी हैं उनको आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसकी पूरी श्रृंखला लाइन बाय लाइन है और उनकी सारी आर्ट फॉर्म को शंगारी कहते हैं। तो अभी इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। फिर से पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जेवरात के चित्रांकन के लिए कीट पंख रंगों का प्रयोग किया गया है। और ये जो पहाड़ी चित्रकला शैली है ये स्थानीय राजाओं के छवि चित्रण के लिए फेमस थी। राग रागनी जो आपको पहले बताया था चित्रांकन होता था उसके लिए फेमस थी। भानुदत्त की रसमंजरी इसका प्रचलित विषय था, यानी भानुदत्त की जो लिखी हुई है रसमंजरी उसको इसके ऊपर ये लोग आर्ट बनाते थे। तो ये भी उनका एक फेमस टॉपिक था। तो अभी हम लोग बसोहली को एक बार देख लेते हैं बुक से भी। बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में देख लेंगे जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं बस उन्हें। ये कोई यहाँ पे यही लिखा है कि रचना शैली बसोहली शैली के पर्याप्त बन गई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य से उन्होंने इस शैली को कांगड़ा के आरंभिक दौर से इसके चरम तक रूपांतरित कर दिया। मतलब बसोहली से जब ये कांगड़ा फॉर्म में आई तो इसका रूप परिवर्तित हो गया। पहले परिकृष्ट नहीं थी, फिर पहले अपरिकृष्ट थी, यानी परिकृष्ट नहीं थी, फिर परिकृष्ट रूप में आ गई। परिकृष्ट किसे कहते हैं? परिकृष्ट एक अच्छे फॉर्म को कहते हैं, आर्ट का एक अच्छा चित्रण। दैनिक अथवा राजाओं के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समारोह, महिला कृतियों में नवीनता एवं आदर्श चेहरे का चित्रण आदि सभी कांगड़ा शैली के उद्भव के साथ कालांश में परिपक्व हो गए। मतलब ये सब उभर कर आए। तो अब एक बार बुक से हम लोग बसोहली शैली को देख लेते हैं। तो बसोहली शैली जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं नोट्स पे रख लेती हूँ सामने ताकि आसानी रहे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अभी बुक से एक बार हाईलाइटेड टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। पहाड़ी राजा का पहला एवं प्रभावकारी कला का उदाहरण, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, पहाड़ी क्षेत्र का पहला प्रभावशाली कला। 1678 से 1695 तक राजा कृपाल पाल ने इस राज्य पर शासन किया। जैसा कि यहाँ पढ़ा, राजा कृपाल पाल 1680 में। और यहाँ के फेमस आर्टिस्ट थे तरखान देवीदास। तो प्रभावी प्राथमिक रंग, पुष्ट पीले रंग, अतलीय पृष्ठभूमि, उच्च क्षैतिज रेखा, प्राकृतिक शैली के दर्शन, उभरे हुए श्वेत रंग का अंगुन, गहनों में मोतियों को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। बसोहली चित्रकला की जेवरात को चित्रित करने के लिए छोटे चमकीले हरे पीतपाखंडों के अंश का प्रयोग और पन्ना के प्रभाव का अनुकरण, ये इसकी विशेषता थी। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, जेवरात के चित्रांकन के लिए कीट के पंखों का प्रयोग। तो वही मेनली बुक में भी दिया है, बस उसमें शॉर्ट करके हमने लिख लिया है जिससे आसानी हो पढ़ने में। भानुदत्त की रसमंजरी बसोहली कलाकारों का सबसे प्रचलित विषय था, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। भानुदत्त की रसमंजरी प्रचलित विषय था। तरखान सुतार चित्रकार देवीदास, तरखान या देवीदास ने अपने संरक्षण राजा कृपाल के लिए चित्रों की अलंकृत श्रृंखला बनाई। मतलब ये बता रहे हैं कि कृपाल के टाइम का ये फेमस आर्टिस्ट है तरखान देवीदास, जो हम लोग ने अभी पढ़ा। बेसिकली वही चीज़ें हैं जो बुक में दी गई हैं, उसको ही मैंने शॉर्ट करके लिख लिया है। ये बुक मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और इसको पूरे शॉर्ट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके रखा है क्योंकि ईजी होता है दोबारा टॉपिक को पढ़ने के लिए। प्रसिद्ध विषय रहे कलाकारों के स्थानीय राजाओं की छवि चित्रण, पति पत्नियों, दरबारियों, ज्योतिषों, वैद्य, गणिकाओं एवं अन्य के चित्रण बनाने। जैसा कि यहाँ पे ये आर्ट फॉर्म है रसमंजरी बसोहली का, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये संरक्षित है। ये बसोहली का एक आर्ट फॉर्म है। एक ये आर्ट है। वन में राम और सीता, कांगड़ा चित्रकला शैली का है ये बसोहली का है और ये कांगड़ा चित्रकला शैली का है। फिर इसी में देख लेते हैं लोगों की छवि चित्रण बना। बसोहली चित्रकला के कलाकार धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे चंबा, कुल्लू में चले गए और बसोहली कलम जैसी शैली को स्थानीय रूपांतरण के साथ सुसज्जित किया। यानी लोग जो आर्टिस्ट होते थे वो दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर रहने लगे, जिससे वहाँ भी इसको डेवलपमेंट मिला। 1690 से 1730 की अवधि में चित्रों की एक नवीन शैली गुलेर कांगड़ा के रूप में प्रचलित हुई। जैसा कि आपको बताया, धीमे धीमे ये डेवलप होती गई और फिर कांगड़ा फॉर्म में आ गई। इस समय काल में कलाकारों ने प्रयोगशालता और तत्कालीन प्रदर्शन में अक्सर होकर अतः कांगड़ा शैली का विकास किया। अतः बसोहली से प्रारंभिक होकर ये शैली धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्यों मनकोट, नूपुर, कुल्लू, मंडी, बीसापुर, चंबा, गुलेर और कांगड़ा में प्रसारित हुई। संस्कृत महाकाव्य ये तो आपको बता ही चुके हैं कि श्रृंगारी किसे कहते हैं। तो बेसिकली बुक आपको नॉर्मल फॉर्म में पढ़नी है और एकदम नॉर्मल फॉर्म में, और ये जो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है यही वो चीज़ें हैं जो बुक में दी गई हैं, बस इसको शॉर्ट में लिखा है। तो आपको पढ़ना, याद रखना बस इतना है, वो नॉर्मली बेस से आपको पढ़ना है। तो इसके आगे ये आर्ट फॉर्म के बारे में कुछ दिया हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। श्रृंगारी, यानी ये श्रृंगारी का ही एक चित्र है। श्रृंगारी रामायण के अद्योकांड पर आधारित एक चित्र में राम अपनी भार्या सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास जाने के लिए अयोध्या छोड़ने के लिए तैयारी करते हैं। राम धैर्य के साथ अपने अधिकार की सभी वस्तुएं देने में लिप्त हैं। राम के अनुरोध पर भ्राता लक्ष्मण अपनी वस्तुओं को उतार रहे हैं और लोगों की भीड़ अपने दानशील प्रिय राम के अमूल जेवरों, हजारों गायों, अन्य जेवरात के ग्रहण करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये जो
राम अपनी संपत्ति दान देते हुए, अयोध्या कांड, श्रृंगारी रामायण। तो ये यहाँ पे राम दिखाए हुए हैं, ये सीता है और ये लक्ष्मण है। ये लोगों को, ब्राह्मणों को गाय और वस्तुएं जो भी इनकी हैं वो दान में दे रहे हैं वनवास जाने से पहले। चित्र के बाएं तरफ दो राजकुमार सीता के साथ कालीन पर खड़े चित्रित किए गए हैं, जहां दान लेने के लिए भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। कलाकार ने बहुत ही सावधानी पूर्वक अलग अलग व्यक्तियों वगैरह, ब्राह्मणों, दरबारियों, सामान्य व्यक्तियों, राजकीय पारिवारिक सेवकों को चित्रण में प्रस्तुत किया है। गलीचे पर सोने के सिक्कों के ढेर और वस्त्र आभूषण विलुप्त मात्रा में प्रदर्शित किए गए हैं, यानी कम मात्रा में प्रदर्शित किए गए हैं। ये सिक्कों के ढेर दिखाए गए हैं। उल्लू में फैल गई। यहाँ पे एक आर्ट दिया हुआ है। प्रार्थना में बलवंत सिंह नैनसुख के द्वारा यह आर्ट फॉर्म बनाया गया है। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन, यूके में ये संरक्षित है। ये बलवंत सिंह पूजा घर में है, पूजा कर रहे हैं और इनका आर्ट बनाया है नैनसुख ने। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि जो नैनसुख जो थे वो राजा बलवंत सिंह के जो गतिविधियाँ होती थी दिनचर्या की, उसको चित्रित करने में इनका ज़्यादा सहयोग है। तो उसी का एक आर्ट हम लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ ये पूजा घर में पूजा कर रहे हैं और नैनसुख ने इनका चित्रण किया है। ये ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने हाईलाइटेड टॉपिक रखे हैं वही काफ़ी होते हैं। तो दिलीप सिंह और उनके पुत्र बिशन सिंह के छवि चित्रण अस्तित्व में हैं, जो 1730 के पूर्व हैं, अर्थात गुलेर कांगड़ा दौर आरंभ होने के पूर्व के हैं। ये आर्ट फॉर्म के बारे में बताया है कि ये जो आर्ट है गुलेर कांगड़ा फॉर्म के पूर्व के हैं। बिशन सिंह अपने पिता दिलीप सिंह के कार्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इसलिए उनके छोटे भाई गोवर्धन चंद्र सिंहासन पर बैठे, जो इस चित्रकला शैली के बदलाव को साक्षी बनाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हम बुक पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला का परिचय, यानी हमें बेसिकली याद रखना है आर्ट के बारे में। हिस्ट्री बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को हिस्ट्री ज़्यादा याद रखनी पड़ती है कि कब कौन आया, कब कौन नहीं आया, पर इसमें मेन चीज़ क्या है याद रखने वाली, किस राजा के टाइम पे कौन से आर्टिस्ट थे और कौन सी आर्ट फॉर्म किस आर्टिस्ट ने बनाई है और ये किस शैली की है। बेसिकली ये याद रखना है। हिस्ट्री इसकी थोड़ी बहुत याद रखनी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। तो हम लोग पढ़ते हैं। सन 1730 में चित्रित गीत गोविंद श्रृंखला मानक की सबसे सुंदर अद्भुत संरचना है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, मानक की गीत गोविंद श्रृंखला इसकी फेमस आर्ट है। प्रचुर मात्रा में भौरों के पंखों का झालर का उपयोग किया गया है। इसमें बसोहली शैली के तत्व भी सम्मिलित हैं, बसोहली शैली के तत्व भी सम्मिलित हैं और गुलेर शैली के तत्व भी सम्मिलित हैं। और इसमें जो है भौरों के पंखों की झालर का उपयोग किया गया है। जैसे कि हम लोग ने बसोहली आर्ट फॉर्म में पढ़ा था कि वो जेवरात को चित्रित करने के लिए कीट पतंगों के पंखों का प्रयोग करते थे, तो वही है यहाँ पे कि झालर का उपयोग किया गया जो सबसे आकर्षित है। नैनसुख ने अपने गृह नगर गुलेर को छोड़ दिया था और जरसोट चले गए थे। उन्होंने आरंभ में मियाँ जोवार सिंह के लिए काम किया। नैनसुख द्वारा बलवंत सिंह के जीवन पर बनाए मशहूर चित्रों का एक ऐसा दृश्यात्मक अभिलेख है जो उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। बलवंत सिंह को अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त दिखाया गया है, जिसे अपने स्नानागार में पूजा करते हुए, स्नानागार में और पूजा करते हुए, इमारत का निरीक्षण करते हुए, शीत ऋतु में कंबल लपेटकर तंबू में बैठे हुए आदि। फिर ये यहाँ पे हाईलाइटेड है, नैनसुख छवि चित्रण बनाने में बहुत प्रभावशाली थे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, छवि चित्रण ये आप देख रहे हैं, ये नैनसुख के लिए है। और पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता बनी, जो कि पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता बनी। रंग पाटिका कोमल हल्के रंगों की ये प्रयोग करते थे और श्वेत एवं धूसर रंगों का सहज विस्तार शामिल था इनकी आर्ट में। बेसिकली ये याद रखना है कि नैनसुख छवि चित्रण के लिए फेमस थे। गोपियों को गले लगाते कृष्ण गीत गोविंद का ये आर्ट है। इसके बारे में बस थोड़ा ही देख लेते हैं। मनकू और नैनसुख के पुत्र कौशल, फातू और गोधू उनके दरबारी कलाकार थे। मतलब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मनकू ने भी अपने उत्साही संरक्षण दादा गोवर्धन चंद्र और उनके परिवार के अनेक छवि चित्रण बनाए। प्रकाश चंद्र, जो कि गोवर्धन चंद्र का उत्तराधिकारी था, उसने अपने पिता की कला के प्रति जुनून को आत्मसत्ता किया। और मनकू और नैनसुख के पुत्र कौशल, फातू और गोधू उनके दरबारी कलाकार थे। मतलब गोवर्धन चंद्र के बाद जो उनका पुत्र रहा, उसने भी इनके बेटों को संरक्षण दिया। फिर इसके बाद है हमारी कामड़ा चित्रकला शैली। गाय एवं बछड़े अवसर को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी निगाहें स्थिर और गर्दन ऊंची उठी है तथा मुंह खुले हुए हैं। परिस्थिति की गंभीरता विभिन्न भाव भंगिमाओं से प्रदर्शित होती है। ये इनके मुंह खुले हुए हैं, ये स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब एक अच्छे भाव से ये आर्ट को प्रदर्शित किया गया है। राम की शांत पर मद मुस्कुराहट, आतुर भाव लिए लक्ष्मण आशंकित, शीतता और ब्राह्मण जो भिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं किंतु प्रसन्न नहीं है, और अन्य लोग अविश्वसनीयता और कृतज्ञ के भाव से दिख रहे हैं। मतलब इन सबके भाव को दर्शाया गया है। इसमें इतना क्लियर तो नहीं है, बट हाँ नॉर्मली आप समझ सकते हैं। उत्कृष्ट प्रभाव प्रदर्शित करने की अनुभूति के साथ कलाकार ने राम द्वारा पकड़े पारदर्शित वस्त्र यानी ट्रांसपेरेंट ब्राह्मणों को दाढ़ी एवं तिलक गहने तथा शस्त्रों का रमणीय आंकन किया गया है। ब्राह्मणों में ये देख रहे हैं आप, मूंछ, दाढ़ी वगैरह का आंकन किया गया है और ये वस्त्र ट्रांसपेरेंट में बने हैं। आगे देखते हैं। इस श्रृंखला का एक अन्य चित्र जिसमें राम एवं लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ राक्षसों
जो तपस्वियों की तपस्या एवं धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप कर बाधाएं उत्पन्न करते हैं, के नाश के लिए वन की तरफ जा रहे हैं। इस चित्र का एक रोचक तथ्य है कि कलाकार ने भारी शरीर वाले जानवर को पेड़ों के पीछे छिपकर शिकार करते हुए अंकित किया है। मतलब इस चित्र का एक रोचक तथ्य है कि कलाकार ने भारी शरीर वाले जानवरों को पेड़ के पीछे छिपकर शिकार खोजते हुए अंकित किया है। पेड़ के पीछे से उनका आधा शरीर दिखाई दे रहा है। बाएं की ओर एक लोमड़ी और दाएं की ओर एक शेर का चित्र कलाकार ने बड़ी दक्षता से अंकित किया है। इसको दिखाते हैं। ये है विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं और ये आप देख पा रहे होंगे, ये पेड़ के पीछे 2 पैर दिख रहे हैं और शेर का मुंह दिख रहा है। तो पेड़ के पीछे छुपकर ये शिकार करने के लिए दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है, ये लोमड़ी दिखाई गई है। ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए राम और लक्ष्मण जंगल की ओर जाते हुए बालकांड है ये श्रृंगारी रामायण का। तो इसमें बेसिकली आपको यही याद रखना, बाकी कोई याद रखने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो गुलेर शैली पर आ जाते हैं अब। तो गुलेर शैली के बाद में देखते हैं, यानी ये इसका बदलाव है। ये वसुहली शैली है, ये उसी का बदला हुआ रूप गुलेर शैली में हमें देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी का है ये। सबसे कम अधिक लंबे समय तक प्रभाव बना रहा, यानी ये शैली कब से कम समय तक रही पर इसका प्रभाव अधिक समय तक बना रहा। राजा गोवर्धन चंद के संरक्षण में थे कौन? पंडित शिव और पुत्र उनके 2 पुत्र थे, मानक और नैनसुख। मानक को मनकू भी कहते थे, तो मनकू या मानक और नैनसुख ये पंडित शिव जिनका योगदान रहा पहाड़ी चित्रकला शैली में। उनके ये 2 बेटे थे जो गोवर्धन चंद के संरक्षण में थे। तो इसके पूर्व कांगड़ा गुलेर कांगड़ा कलम के नाम से जानी जाती थी। गोवर्धन के संरक्षण में ये थे। तो जो मानक आर्टिस्ट थे पंडित शिव के जो पुत्र थे, तो इन्होंने इस चित्र का आरंभ किया था और परंपरागत रूप यानी परिकृष्ट रूप जो इन्होंने इस आर्ट फॉर्म का आरंभ किया। और नैनसुख जो थे इन्होंने इस आर्ट को परिकृष्ट रूप दिया, यानी अच्छा रूप दिया। और जो नैनसुख थे वो बलवंत का चित्रकार थे, यानी बलवंत सिंह के चित्रकार थे। उनकी चित्रकारिता करते थे, राजा बलवंत सिंह की गतिविधियों का चित्रण करते थे। जैसे वो पूजा घर में हैं या वो खेलते हुए हैं या राज दरबार में बैठे हैं, तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे राजा बलवंत सिंह के द्वारा, तो उनको नैनसुख चित्रित करते थे। और छवि चित्रण के लिए नैनसुख बहुत फेमस थे। छवि चित्रण यानी स्केच आर्टिंग, तब तो पेंटिंग होती थी, पेंटिंग जो फेस पेंटिंग होती है, पोर्ट्रेट वगैरह, उसके लिए ये फेमस थे। माना कि एक फेमस आर्ट फॉर्म है गीत गोविंद श्रृंखला। गीत गोविंद जैसा कि आपको बताया था जब पांडुलिपि चित्रकला पढ़ा रहे थे कि गीत गोविंद यानी ग्वालों का गीत, उसको ही गीत गोविंद कहते हैं। तो उसकी श्रृंखला इन्होंने मानक ने बहुत अच्छी बनाई है, जो फेमस आर्ट है इनकी। और नैनसुख के बारे में तो आपने जान लिया कि बलवंत सिंह की गतिविधियों को चित्रित करते थे। तो बेसिकली ये गुलेर कांगड़ा शैली के बारे में है और इसको हम लोग एक बार बुक में भी देख लेते हैं। तो 18वीं शताब्दी से आरंभ, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पढ़ा भी था, 18th सेंचुरी से आरंभ वसुहली शैली में पूर्णतः बदलाव आया। इसे गुलेर कांगड़ा के दौर से प्रारंभ हुआ, जैसा कि ये गुलेर कांगड़ा के नाम से प्रारंभ हुआ। कांगड़ा के उच्च शहरी परिवार में राजा गोवर्धन चंद्र के संरक्षण में ये दौर सबसे पहले गुलेर में दिखाई दिए। गुलेर शैली के कलाकार पंडित शिव एवं उनके पुत्र मानक और नैनसुख को 1730 से 1740 के दशक में इस शैली को एक नवीन रूप देने का श्रेय जाता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। पूर्व कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा कलम के नाम से जानी जाती है। वसुहली की सुस्पष्ट जीवंत की तुलना में ये अधिक परिकृष्ट, यानी ये जो वसुहली आर्ट फॉर्म थी, ये वसुहली आर्ट फॉर्म के देखते ये जो गुलेर शैली थी ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। सहज और सुंदर शैली है। नैनसुख जो जसरोट के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि ये बलवंत सिंह की गतिविधियों को चित्रण करते थे, को सुस्पष्ट रूप में इस शैली का आकार देने का श्रेय जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया कि मानक जो थे उन्होंने स्टार्ट किया, पर इसको आर्ट को परिकृष्ट रूप देने का जो श्रेय जाता है वो नैनसुख को जाता है। जबकि मानक जिन्हें मनकू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें इस शैली का आरंभ किया था, जैसा कि अभी आपको हमने पढ़ाया था कि इन्होंने आरंभ किया था, परिकृष्ट रूप नैनसुख ने दिया था। 1780 में इस शैली का सबसे परिपक्व रूप कांगड़ा में पहुंचा। तो कांगड़ा आर्ट फॉर्म है, इसके बाद जो आएगी कांगड़ा शैली, उसमें कुछ ज़्यादा ही इसका परिकृष्ट रूप हम लोगों को देखने को मिलता है। परिकृष्ट रूप आप ध्यान रख लें कि परिकृष्ट का मतलब होता है अच्छा आर्ट फॉर्म। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं और आर्ट फॉर्म के और चैप्टर्स के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इसलिए